हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग इनकम टैक्स में मेन टॉपिक आज का बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम, है ना। एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम कितने प्रकार के होते हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये सब पर अभी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का एग्जेम्प्ट इनकम, कर्ज मुक्त आय। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर इनकम का बात कर लेते हैं, कृषि आय। तो कृषि आय जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि कृषि आय मतलब खेती गृहस्थी करके आय। तो सामान्य मीनिंग यही है, खेती गृहस्थी करके आय। लेकिन इनकम टैक्स के नजरिए से इसमें दो तीन बात मुख्य रूप से होना आवश्यक है। इनकम टैक्स में किसी आय को कृषि आय तभी कहा जाएगा जबकि उसमें मुख्य रूप से तीन बात शामिल हो। पहला कि आय का संबंध डायरेक्टली भूमि से होना चाहिए, भूमि मतलब यहाँ जमीन से होना चाहिए। दूसरा बात कि भूमि भारत में स्थित हो। और तीसरा आय कृषि कार्य द्वारा प्राप्त की गई हो। यानी कृषि आय किसे कहेंगे, तो भारत में स्थित कृषि भूमि से कृषि कार्य द्वारा प्राप्त आय को कृषि आय कहा जाता है। अब कृषि आय कितने प्रकार के होते हैं, तो कृषि आय में जैसे सबसे पहला है कि भूमि का मालिक अपनी भूमि को यदि किराए पर देता है तो उससे प्राप्त किराया या लगान कृषि आय कहलाता है। दूसरा, भूमि पर खेती करने से प्राप्त आय कृषि आय कहलाएगा। तीसरा, उपज को कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने से आय कृषि आय कहलाएगा। चौथा, उपज को बेचने से प्राप्त आय या स्वयं की दुकान में बेचने से प्राप्त आय। और पांचवा, कृषि भूमि में जो भवन है जिसको हम लोग फार्म हाउस बोलते हैं उससे आय। ये कृषि आय 5 प्रकार के होते हैं। टॉपिक यदि आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। पहला हो गया कि भूमि से प्राप्त लगान या किराया। दूसरा, खेती भूमि पर खेती करने से आय। तीसरा, कृषि उपज को बेचने से आय, कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने से आय। और पांचवा, कृषि भूमि पर जो भवन है जिसको हम लोग फार्म हाउस बोलते हैं तो फार्म हाउस से प्राप्त आय। ये सब हम लोग बोलते हैं कृषि आय। अब है कृषि आय में जैसे रबर के उत्पादन से आय, कपास के उत्पादन से आय, चाय के उत्पादन से आय। तो इसमें जो है ना, रबर, कपास और चाय में थोड़ा कंडीशन है कि यदि रबर के उत्पादन से आय होता है तो रबर के उत्पादन से आय का कुछ भाग एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और कुछ जो है वो टैक्सेबल इनकम होता है। सबसे पहले एक बात और जान लीजिए कि ये जो कृषि आय जिसको हम लोग कृषि आय कहते हैं, ये अंडर सेक्शन 10(1) के अंतर्गत फुल्ली टैक्स फ्री है। यानी कृषि आय आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के अनुसार कर मुक्त है। तो यहाँ जो हम लिखे एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होगा। उसके बाद जो शेष बचेगा वो टैक्सेबल होगा। तो रबर के उत्पादन से जो आय प्राप्त होगा, है ना, रबर के उत्पादन से आय, तो रबर के उत्पादन से जो आय होता है उसका 65% एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और 35% इसका टैक्सेबल इनकम होगा। यानी रबर के उत्पादन से जो आय प्राप्त होगा उसका 65% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 35% टैक्सेबल इनकम होगा। उसी तरह कॉफी, दूसरा है वस्तु कॉफी। तो कॉफी के उत्पादन से आय, है ना, कॉफी से आय, तो इसका 75% या 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। और बाकी अगर 75% होगा तो शेष बच गया 25%, यदि 60% होगा तो शेष बच गया 40%, ये टैक्सेबल इनकम होगा।
इसी तरह तीसरा वस्तु है चाय। तो चाय के उत्पादन से जो आय होता है ना, चाय के उत्पादन से आय, इसमें 60-40 का रेशियो है। चाय के उत्पादन से जो आय प्राप्त होता है उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 40% टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। तो कृषि आय हम लोग समझ गए कि भारत में स्थित कृषि भूमि से कृषि कार्य के द्वारा जो आय प्राप्त किया जाता है वो कृषि आय कहलाएगा। कृषि आय 5 प्रकार के होंगे। इसमें से कुछ टॉपिक है जिसका कुछ एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और कुछ टैक्सेबल इनकम माना जाता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम क्या कुल आय में शामिल किया जाता है या नहीं। तो इस पर बात है कि यदि किसी करदाता का गत वर्ष की कुल आय टैक्स फ्री लिमिट से अधिक है, यदि किसी करदाता की कुल आय टैक्स फ्री लिमिट से अधिक है और ये कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक होगा, तब इस कृषि आय को टोटल इनकम में शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं। हम लोग जनरली ये मान के चलेंगे कि कृषि आय अंडर सेक्शन 10(1) के अंतर्गत पूर्णतः टैक्स फ्री है। अब कृषि आय में हम लोग बात करेंगे कि कृषि कार्य है ना, हम लोग देखते हैं कि जितना कृषि कार्य क्या है, कृषि कार्य में हम लोग क्या क्या करते हैं, अभी इस पर पहले बात करेंगे। तो समस्त कृषि कार्य को 2 भागों में बांटा गया है ना। तो कृषि कार्य में देखिए, सबसे पहले कोई किसान जब कृषि करता है, खेती करता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, खेत का जुताई करता है। जुताई करने के बाद खेत में पानी डालता है ना, पानी डालता है, उसके बाद फिर उसमें खाद डालता है, पानी डालना, खाद डालना, उसके बाद क्या होता है, बीज बोया जाता है ना, बीज बोना, ये सब कृषि का प्रारंभिक कार्य है। जब बीज बोया जाता है तो बीज बोने के बाद क्या होगा, पौधा उगेगा। तो पौधा उगने के बाद क्या होता है फिर, तो खेत में जो खरपतवार उग जाता है, खरपतवार है ना, या जो घास फूस उग जाता है, घास का क्या होता है, साफ सफाई किया जाता है, घास को साफ करना। उसके बाद जो पौधा उगा है, फसल उगा है, उसका सिंचाई किया जाता है। फिर क्या होता है, फसल को कीड़ों एवं जानवरों से सुरक्षा करना। उसके बाद जब फसल तैयार होता है तो फसल को क्या किया जाता है, काटा जाता है, काटना, साफ करना है ना। ये काटना साफ करना, उसको क्या करते हैं हम लोग, काट के साफ करके विक्रय योग्य बनाते हैं। विक्रय योग्य बनाना, ये सारा क्या है, कृषि कार्य है। तो ये जितना भी कृषि कार्य है, ये सबको हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं। एक ये पहला हो गया पौधा उगने से पहले, पौधा उगने से पूर्व की क्रियाएं, और ये सारा जो कार्य है ये है पौधा उगने के बाद की क्रियाएं, पौधा उगने के बाद है ना। तो ये जो पौधा उगने के पूर्व की क्रियाएं हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक क्रिया, प्रारंभिक क्रियाएं है ना, प्राइमरी फंक्शन। और उसके बाद का जो क्रिया है, इसको बोला जाता है बाद की क्रियाएं, सब्सिक्वेंट फंक्शन।
यानी समस्त कृषि कार्य को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी फंक्शन और सब्सिक्वेंट फंक्शन। प्रारंभिक क्रियाएं जिसको हम लोग आधारभूत क्रियाएं भी बोलते हैं, और उसके बाद हो गया दूसरा बाद की क्रियाएं। तो इन क्रियाओं को, ये जो प्रारंभिक क्रिया है इस और ये बाद की क्रिया है, इसको बताने का कारण क्या है कि हम लोग कृषि आय को कृषि आय तभी मानेंगे जबकि वह प्रारंभिक क्रियाओं को किया हो, यानी पहले वो खेत को जुताई किया हो, पानी डाला हो, खाद बीज डाला हो, पौधा उगने से पूर्व की क्रियाएं अगर किसान के द्वारा किया गया है, तभी उससे प्राप्त इनकम को कृषि इनकम, कृषि आय माना जाएगा। यदि वह प्रारंभिक क्रियाएं नहीं की है, सिर्फ बाद की क्रियाएं की है, तो ऐसी स्थिति में प्राप्त आय को कृषि आय नहीं माना जाएगा। जैसे हम लोग जनरली देखते हैं कि भूमि में कुछ पेड़ पौधा स्वयं अपने आप उग जाता है, जंगली घास फूस उग जाता है, बांस उग जाता है। तो ये जंगली घास फूस, पेड़ पौधा, बांस, ये सब को बेच के जो आय प्राप्त होता है, इसको हम लोग कृषि आय नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? तो इस तरह के इनकम में ये प्रारंभिक क्रियाएं नहीं की गई है ना। घास फूस तो स्वयं उग गया, वो भूमि का जुताई करके खाद बीज डाल के तो वो घास उगाया नहीं। अगर वो क्रिया करके घास उगा है तो उससे जो इनकम होगा वो कृषि आय माना जाएगा। अगर घास फूस स्वयं उगा है, बांस स्वयं उगा है, उसको हम लोग बेचेंगे, उससे जो इनकम प्राप्त होगा, यानी प्रारंभिक क्रियाएं नहीं किए हैं, उससे जो इनकम होगा तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय नहीं मानेंगे। यानी कृषि आय तभी माना जाएगा जब प्रारंभिक क्रियाएं की हो। अगर कोई बाद की क्रियाएं की है, प्रारंभिक क्रियाएं नहीं किया है, बाद की क्रियाएं केवल किया है, तो उससे जो इनकम होगा उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण है कि कोई व्यक्ति खेत में खड़ी फसल को खरीदता है। खड़ी फसल मतलब कि फसल तैयार होकर खेत में खड़ा है, अगर कोई उसको खरीद के बेचता है और उससे जो इनकम होगा तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। क्यों? तो वह तो सीधे खड़ी फसल को खरीद लिया, वो प्रारंभिक क्रियाएं नहीं की है, इसलिए उसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उसका ये प्रारंभिक आधार है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा इनकम है जिसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। तो उसमें जैसे कुछ टॉपिक है कि कृषि भूमि, अभी का जो हम बात करने वाले हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम, गैर कृषि आय। तो गैर कृषि आय में पहला कि जैसे भूमि का मालिक है, उसका भूमि का किराया कुछ बकाया था, तो उस बकाया का प्राप्त ब्याज, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहा जाएगा। उसी तरह मुर्गी पालन है ना, डेयरी फार्म, इससे जो आय होता है उसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी फार्म आदि से जो आय प्राप्त होता है उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहा जाएगा। उसी तरह ईंट बनाने के लिए जो जमीन दिया गया है ना, उससे जो प्राप्त आय होगा वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। उसके बाद कि महाजन द्वारा ब्याज के रूप में प्राप्त कृषि उपज, वो भी कृषि आय नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारा टॉपिक है जो कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। यदि आपके पास बुक उपलब्ध है तो ये नॉन एग्रीकल्चर टॉपिक क्या क्या आता है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें देख सकते हैं। अभी हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम, कर मुक्त आय। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 में एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में बताया गया है। एग्जेम्प्ट इनकम क्या है? तो ऐसी आय जिस पर कर नहीं लगता है, जो कर से मुक्त है, जिस पर कर नहीं देना है, उसको हम लोग बोलते हैं कर मुक्त इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम। ऐसी आय को करदाता की कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसी आय कुछ ऐसा है जो कि संपूर्ण, पूरे का पूरे या कुछ आंशिक भाग जो है
कर मुक्त होता है। तो कुछ कर मुक्त आय एग्जेम्प्ट इनकम का हम कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताते हैं। तो जैसे पहला था, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कृषि आय के बारे में। तो भारत में कृषि आय अंडर सेक्शन 10(1) के अंतर्गत फुल्ली टैक्स फ्री है। उसी तरह HUF के सदस्य को, HUF का जो सदस्य है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, उससे फैमिली से प्राप्त इनकम, फैमिली के इनकम में प्राप्त भाग वह भी अंडर सेक्शन 10(2) के अंतर्गत टैक्स फ्री है। उसी तरह एक साझेदार को फर्म के आय, फर्म के लाभ में, फर्म के आय में से प्राप्त हिस्सा टैक्स फ्री है। उसके बाद भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश टैक्स फ्री है। कोई छात्रवृत्ति मिलता है, अवार्ड मिलता है, यह भी टैक्स फ्री है ना। तो ये टैक्स फ्री इनकम में भी बहुत सारा टॉपिक है, उसको हम लोग एक के बाद एक देख लीजिएगा। आपका बुक में एक टॉपिक है, एक चैप्टर होगा एग्जेम्प्ट इनकम का अंडर सेक्शन 10 के आधार पर, उसमें बहुत सारा एक एक करके पॉइंट दिया हुआ है, वो सारा आप लोग देख लीजिएगा। अभी जो सिर्फ वो टॉपिक आपको दर्शाया गया कि उसमें क्या क्या आता है, मेनली क्या है, तो मैंने आपको याद रखना है कृषि आय है ना, भारतीय कंपनी का लाभांश, छात्रवृत्ति, उसके बाद अवार्ड्स वगैरह जो भी है वो सब क्या है, टैक्स फ्री है। उसी तरह राजनीतिक दलों की जो इनकम होता है वो टैक्स फ्री है। प्रसार भारती की इनकम टैक्स फ्री है। तो एक एक करके लिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग वो देख सकते हैं है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटीज, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टैक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, जो बात बताई गई वो समझ में आया होगा। इससे पहले का जो वीडियो है वो भी दिया गया है, आप उसको देखने के लिए आई बटन टैप कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।